मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे जनसंख्या बढ़ाने का जो आह्वान किया जा रहा है, इस विषय पर कुछ बातचीत कर रहा हूं। परीक्षा की दृष्टि से यह जो टॉपिक है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की निगाह से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जनसंख्या बढ़ाने के दो तरह के आह्वान हैं। अभी अभी जो लेटेस्ट आह्वान आया है, वह आया है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत जी की ओर से। उन्होंने राष्ट्र से आह्वान किया है कि सभी दंपत्तियों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने ही चाहिए। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि की दर है, वो 3.00 से अधिक होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, हमें थोड़ा सा समझना होगा, तभी हम इस पर सही तरीके से विचार भी कर पाएंगे। उन्होंने 2-3 तर्क दिए और उन तर्कों को सीधे सीधे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में जो भारत में गिरावट आनी शुरू हो गई है, वह समाज के लिए एक चिंताजनक बात है। और आपको मालूम है कि सन 2022 में हमारी जो जनसंख्या वृद्धि की राष्ट्रीय दर है, वह 2.01 पर आ गई है। आपको शायद यह भी मालूम होगा कि जिस भी समाज या देश की जनसंख्या वृद्धि की दर 2.1 हो जाती है, इसका मतलब है कि अब जनसंख्या स्थिर हो गई है। अगर यही जनसंख्या की वृद्धि दर बनी रही, तो जनसंख्या भी उस देश की उतनी ही बनी रहेगी जितनी वह अभी है। तो अब वो गिर करके कितनी हो गई है? 2.01 कम हो गई है 2.1 से। तो सीधी सी बात है कि जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो इस तरीके की हो गई है कि कुल जनसंख्या में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद सीधे तौर पर भागवत जी ने कहा कि जो हमारे परिवार होते हैं वो समाज का हिस्सा होते हैं, और यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम हो जाए तो समाज अपने आप नष्ट हो जाता है। कई भाषाएं और समाज इसी कारण समाप्त हो गए हैं। बात वो गलत नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने एक और भी कही है, आपको इसे भी ध्यान में रखना होगा कि सन 2000 के आसपास जो जनसंख्या नीति बनाई गई थी, उसमें भी यही कहा गया था कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर 2.1 से नीचे न होने पाए। यानी कि अगर वो 2.1 से नीचे हो गई है तो हमें इसके लिए उपाय करने होंगे, राइट। ये एक तरह का वक्तव्य है। दूसरा आह्वान दक्षिण भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से आया था, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से। उन्होंने भी आह्वान किया अपने राज्य के लोगों से कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि की जाए। और ये वो राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या के बारे में बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाया था और अपने यहाँ की जनसंख्या की वृद्धि को रोक लिया है, और वह 2 से काफी कम हो गया है। यानी कि वहां जो जनसंख्या वृद्धि है वो यूं मान करके चलिए कि डाउन ट्रेंड की ओर बढ़ रही है। लेकिन इनका जो उद्देश्य था आह्वान का, वो अलग था। इनका ये कहना था कि अगर हमारी जनसंख्या कम होती गई तो हमें सबसे ज्यादा 2 नुकसान उठाने पड़ेंगे। नंबर 1 कि वित्त आयोग से जो धन का आवंटन होता है, फाइनेंशियल कमीशन से, केंद्रीय वित्त आयोग से, वो हमारे यहां कम हो जाएगा क्योंकि हमारी जनसंख्या कम है। और दूसरा यह कि संसदीय सीटों का जब परिसीमन होगा, यानी कि हमारे यहां से जो सांसद चुनकर जाने वाले होंगे उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। अगर सांसदों की संख्या कम होती चली गई तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी आवाज धीमी पड़ जाएगी। इसलिए जनसंख्या बढ़ाओ, ये उनका आह्वान रहा। तो अगर हम खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संदर्भ में सोचें तो उनकी भी बात सही लगती है। तो सवाल ये उठता है कि फिर किया क्या जाए, राइट। आइए अब इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। नो डाउट दोस्तों कि जिन देशों में जनसंख्या की गिरावट शुरू हो गई है उनके लिए यह एक चिंताजनक बात तो हो गई है। उदाहरण के तौर पर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन सब में, और यहां तक कि जो दूसरे यूरोपीय देश हैं, वे सभी देश आबादी में कमी की समस्या से जूझ रहे हैं और बकायदे वे अधिक बच्चे पैदा करने के लिए
लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, अलग अलग तरह की योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन वहां एक बात है, और वो ये कि इन देशों ने सामाजिक आर्थिक विकास का एक स्तर प्राप्त कर लिया है, एक प्रशासनिक क्षमता हासिल कर ली है। तो वहां अगर जनसंख्या गिर भी रही है तो बहुत बड़े संकट का कारण ये नहीं है। मुझे ये लगता है कि इस मायने में भारत की प्रशंसा करनी चाहिए कि आप देखिए कि 1950 में हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 6.2% थी, 6.2%, और वह अब घट करके लगभग 2% के हो गई है। यदि हम आपातकाल के कुछ दौर को छोड़ दें, लगभग 1.5 साल के दौर को छोड़ दें, जब जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए जबरदस्ती की गई थी, लोगों पर दबाव डाला गया था, तो ये कम आश्चर्य की बात नहीं है कि लोगों ने अपनी मर्जी से जनसंख्या को नियंत्रित किया है। जबकि चीन ने इसी के लिए कड़े कदम उठाए और वहां बाकायदे कानून बना दिया गया और उसको यहां तक पहुंचने में 36 साल लग गए। तो ये भारत की एक बड़ी बात है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या इस आह्वान का कोई प्रभाव हो पाएगा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे ने कुछ समय पहले यह कहा है कि देश के सभी धार्मिक समुदायों में प्रजनन दर कम होती जा रही है। यहां मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, देश के सभी धार्मिक समुदायों में। मैं इसे अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं? मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक वर्ग है जो ये मानता है कि जो मुस्लिम समुदाय हैं उनकी जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और उन लोगों ने अपने यहां जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया है, बल्कि वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि मुसलमानों की संख्या देश में बढ़ती चली जाए। लेकिन यहां जो सर्वे की रिपोर्ट कह रही है कि नहीं, वहां भी जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो लगातार कम होती चली गई है और काफी कम होती गई है। ये बात अलग है कि उनकी जो वृद्धि दर है अभी भी राष्ट्रीय औसत से थोड़ी अधिक है, लेकिन वहां भी गिरावट देखने में आ रही है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर कि क्या इस आह्वान का प्रभाव पड़ेगा। अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति को देखें तो आप देखिए कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि लोगों ने स्वयं इसके लिए कदम उठाए हैं। ठीक है, सरकार ने अपने प्रचार प्रसार तंत्र को सक्रिय किया हुआ था, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जा रही थी छोटे परिवार के लिए, लेकिन दबाव नहीं डाला जा रहा था। उसका कारण था सामाजिक आर्थिक स्थिति। हमारे यहां जनसंख्या को नियंत्रित करने में हमारी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी वो महत्वपूर्ण थी। इसीलिए दंपत्ति ये विचार करने लगे कि नहीं, हमारी जो आर्थिक स्थिति है और जो सामाजिक स्वरूप है उसको देखते हुए बेहतर है कि हम 1 या 2 बच्चे तक अपने आप को सीमित रखें। और दूसरी बात देखिए कि वही देश है जहां धार्मिक रूप से अधिक बच्चों को वरदान के रूप में लिया जाता है। अगर वो समाज इस तरह का निर्णय लेता है तो उसकी प्रगतिशीलता की प्रशंसा की जानी चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब धीरे धीरे आप देखिए कि हम किस दौर में प्रवेश कर चुके हैं। हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जबकि जो नई पीढ़ी है वह विवाह करने से घबरा रही है। इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। दोनों के मन में यह भय बैठा हुआ है कि वो दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। बहुत बड़ा तबका ऐसा है। एक ऐसा तबका भी है जिन्होंने विवाह तो किया है लेकिन वे संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते। सोच करके देखिए, एक ये भी ट्रेंड चल रहा है। सामाजिक आर्थिक स्थिति पहले से बदतर ही हुई है, बेहतर नहीं हुई है कि आप बच्चों की परवरिश कर सकें, क्योंकि आर्थिक स्थिति संकट में डाल रही है लोगों को ये लगता है कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे और बिना अच्छी शिक्षा के वो अपना पेट कैसे भर पाएगा, वो कैसे स्वावलंबी हो पाएगा। तो इस तरह के बहुत सी स्थितियां समाज के अंदर पैदा हो गई हैं कि अधिक बच्चे पैदा करने के आह्वान को स्वीकार कर पाना लोगों के लिए उतना संभव नहीं होगा जितना कि मानकर चला जा रहा है। आगे क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो जरूर लगती है और वह यह है कि यदि हम इस आह्वान को स्वीकार कर लें तो कहीं न कहीं यह एक प्रकार से प्रतिगामी कदम ही होगा। प्रतिगामी कदम का मतलब है पीछे की ओर लौटना होगा। इससे बेहतर है कि हम अपने यहां शिक्षा पर ध्यान दें। बेहतर होगा
कि हम अपने यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाओं पर ध्यान दें, और बेहतर होगा कि हम अपने यहाँ स्किल यानी कि कौशल विकास पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि ऐसा करके हम अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, और यह लोगों के ऊपर फिलहाल छोड़ दें कि वे कितने बच्चों को जन्म देना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।